हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से नेक्सस मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक रिवीजन सेशन, जिसमें आपको शुरू से अंत तक टोटल बुक का रिवीजन करवाया जाएगा। और जो VVI सवाल है जो हमने कलेक्ट किया है 2022 के एग्ज़ाम को देखते हुए, उन सभी प्रोसेस के ऊपर किस तरह से किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं, कहाँ से ऑब्जेक्टिव, कहाँ से 2 नंबर के, कहाँ से 5 नंबर के सवाल, कितने सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी को कलेक्ट करके एक नोट्स तैयार किए हैं जिसमें सजेशन के तौर पे। तो उन सभी का आपको रिवीजन भी करवाएंगे, उनका सॉल्यूशन भी बनाएंगे। और जितने बुक का टोटल सवाल, दोनों बुक को मिला करके टोटल सवाल, टोटल बुक को रिवीजन करवाएंगे, ताकि आपको बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा वो बुकलेट जिसमें हमने सभी इम्पोर्टेंट सवालों को कलेक्ट किया हुआ है सजेशन के तौर पे। इसमें आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड सवाल मिल जाएंगे। आपको हर एक चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर से रिलेशन फंक्शन है, सेकंड आपको इन्वर्स है, उसके बाद मैट्रिक्स है, उसके बाद आपका डिटर्मिनेंट से लॉन्ग कहाँ से आता है, शॉर्ट कहाँ से आता है, सभी सवाल का इसमें कलेक्शन दिया हुआ है। टोटल बुक जो है इसमें आपको लास्ट प्रोबेबिलिटी का भी सवाल दिया हुआ है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में जैसे कि सबसे पहला चैप्टर हमारा रिलेशन फंक्शन है। और रिलेशन फंक्शन में हम लोग जानते हैं कि चैप्टर तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। कई बार इससे 2 नंबर के सवाल भी पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट सवाल रखे हुए, जो इसमें ऑब्जेक्टिव का नहीं कलेक्शन है, हाँ ये भी बोल देते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन नहीं। ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो भी है, या तो वो लघुत्तरीय प्रश्न है या फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न, यानी 2 नंबर के लायक और ये 5 नंबर के लायक। तो सबसे पहले हम सब शुरू करेंगे रिलेशन फंक्शन में, जहाँ पे 2 नंबर के सवाल कई पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल ये है कि बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि fx = 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n to n एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है। एक ऐसा रिलेशन दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ है fx = 2x करके, और जिसके बारे में हमको पूछा गया है कि ये बताइए कि ये रिलेशन जो है, मतलब फंक्शन जो है n to n में है। ये रिलेशन कहाँ बिलोंग कर रहा है, n से n में। ये फंक्शन जो है हमारा fx सच दैट, ये बोल रहा है f सच दैट n to n रिलेशन है, n से n में है, नेचुरल नंबर नहीं, मतलब n से n में, प्राकृत संख्याओं में। तो बताना है कि ये एकेकी है, यानी 1 फंक्शन है, और लेकिन ये आच्छादक नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो पहले हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं कि रिलेशन फंक्शन में सबसे पहले किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो 2-3 सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। रिलेशन फंक्शन में 3 तरह के रिलेशन से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला रिलेशन होता है जिसको हम लोग रिफ्लेक्सिव या हिंदी में स्वतुल्य संबंध कहते हैं। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, छोटा सा परिभाषा उसमें समझिएगा कि जैसे मान लीजिए अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है, कोई सेट देगा, सेट के ऊपर रिलेशन बनाना है, सेट के ऊपर रिलेशन बनाना है, या फिर आपको रिलेशन दिया जाएगा। तो उसमें एक छोटी सी परिभाषा है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि अगर सेट में जितने भी अवयव दिए हों, सभी अवयव का संबंध स्वयं का स्वयं के साथ संबंध अगर अनिवार्य रूप से स्वयं का स्वयं के साथ संबंध है, तो ऐसे संबंध को स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। जैसे मीनिंग हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए संबंध R हमको दिया हुआ, A का A के साथ संबंध दिया हो, मान लीजिए B का C के साथ संबंध हो, और B का B के साथ संबंध हो। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसमें 3 तरह के अवयव हैं, 3 तरह के एलिमेंट्स दिख रहे हैं। एक A दिख रहा है, एक B दिख रहा है, एक C दिख रहा है। और हम रिलेशन से इसमें जानते हैं कि स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। स्वयं का स्वयं के साथ संबंध क्या मतलब हुआ कि A 3 अवयव हुए, 3 प्रकार के अवयव हुए, A हुआ, B हुआ, C हुआ। A का A के साथ रिलेशन होगा, B का B के साथ रिलेशन होगा, C का C के साथ रिलेशन। अगर ऐसा रिलेशन में है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। इसके अलावे भी ऑप्शनल होता है, जैसे कि ये ऑप्शनल है हमारा, ये हो तो भी सही, नहीं हो तो भी सही। ये ऑप्शनल हो तो भी सही, नहीं हो तो भी, लेकिन फिलहाल स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना अनिवार्य है। जैसे A का A के साथ रिलेशन होना जरूरी है, B का B के साथ रिलेशन जरूरी है, और एक और जो जरूरी था वो C का C के साथ जरूरी था। C का C के साथ रिलेशन में होना, बिलोंग्स टू R होना अनिवार्य। अगर ये नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। सिंपल सी परिभाषा समझ में आया कि स्वयं का स्वयं के साथ संबंध अगर है तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, यानी स्वतुल्य कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। दूसरा रिलेशन जो है, दूसरा रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं इसमें सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक मतलब होता है सममित संबंध, सममित संबंध।
सममित संबंध का मतलब होता है इंग्लिश में हम लोग इसको सिमेट्रिक कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या हुआ? सिमेट्रिक में हम लोग कोई भी रिलेशन जैसे हमको दिया होगा तो उसमें मिरर ऑब्जेक्ट को ढूंढना, अपोजिट वाले। मिरर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्मली इसका कि कहीं पे हमको 1 और 2 दिया हुआ है तो इसका मिरर ऑब्जेक्ट यहाँ अगर मिरर रखें आप तो क्या दिखेगा? 1 2 का अपोजिट 2 1 दिखेगा, जो कि रिलेशन में होना चाहिए, यानी 2 1 का रिलेशन में होना अनिवार्य है। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 4 दिया हुआ है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होना चाहिए? 4 और 3 का होना अनिवार्य। अगर ऐसा है तभी ये रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। अर्थात इसका मीनिंग हुआ कि आप यहाँ से कह सकते हैं कि अगर a, b रिलेशन में है, बिलोंग्स टू R है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि b का a के साथ रिलेशन होना अनिवार्य है, यानी अपोजिट, मिरर ऑब्जेक्ट। a का b के साथ रिलेशन है तो जस्ट अपोजिट b का a के साथ रिलेशन होना जरूरी है। अगर ऐसा रिलेशन है तभी वो सममित कहलाएगा, अन्यथा वो सममित नहीं कहलाएगा। सममित के लिए समझ में आ गया। सबसे पहले स्वतुल्य, जिसमें क्या पढ़े हम लोग? स्वयं का स्वयं के साथ संबंध। दूसरा सममित में क्या पढ़े हैं कि अपोजिट, मिरर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। संक्रामक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। संक्रामक में 2 कंडीशन आ जाते हैं। संक्रामक में हम लोग पढ़ते हैं 2 तरह के कंडीशन। सबसे पहला ये होता है कि अगर a, b रिलेशन में है, a बिलोंग्स टू R हो, और साथ में ही ये b, c नोड बिलोंग्स टू R, नोड बिलोंग्स टू R हो। अगर a b रिलेशन में है, b c रिलेशन में नहीं है, तो AC को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। ये रिलेशन स्वतुल्य है, मतलब संक्रामक है। इसको ट्रांजिटिव कहते हैं, संक्रामक। नेक्स्ट रिलेशन तीसरा है संक्रामक। संक्रामक, संक्रामक रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव कहते हैं। तो ये नॉर्मली संक्रामक कहलाएगा, संक्रामक है। लेकिन दूसरा कंडीशन जहां पे हो जाता है कि अगर a, b रिलेशन में है, इसके साथ साथ b, c भी रिलेशन में है, तो ऐसे कंडीशन में a और c का रिलेशन होना जरूरी है, AC का रिलेशन होना जरूरी है। क्या समझे? सबसे फर्स्ट में कि AB है और BC नहीं है। BC क्या मतलब हुआ कि अगर किसी भी टर्म को आप AB मानते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 और 4 माने हम, ये बिलोंग्स टू R है, तो इस कंडीशन से आप इसको A समझ सकते हैं, ये आपके लिए B कहलाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम समझ सकते हैं कि 3 और 4 को, अगर 3 को 4 माने, मतलब A माने हैं, 4 को B माने हैं, तो 4 से शुरू होने वाला हर एक टर्म हमारे लिए BC कहलाएगा। अगर BC है तो AC का होना जरूरी है, यानी अगर मान लीजिए 3 से शुरू होने वाला कोई टर्म है, मतलब 4 से शुरू होने, BC जिसको बोलते हैं, 4 से शुरू होने वाला टर्म मान लीजिए 4 3 हो गया, ये रिलेशन में है हमारे पास। अगर ऐसे रिलेशन होंगे, B का C के साथ रिलेशन होगा, तो ऐसे कंडीशन में AC का होना अनिवार्य है, ये AC होना अनिवार्य है। AC का मतलब क्या? ये A है, B है और ये B and C है, तो ऐसे कंडीशन से A और C का रिलेशन, यानी क्या? 3 का रिलेशन होना अनिवार्य है, जिसको हम लोग कहते हैं AC। 2 कंडीशन, अगर AB है, BC नहीं है, तो AC को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर AB है, उसके साथ साथ BC भी है, तो AC का होना अनिवार्य है, तभी वो रिलेशन संक्रामक कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। इसके बाद आता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध का मतलब क्या? तुल्यता संबंध ऐसा संबंध जो तीनों हो, वह संबंध जो सम्मित भी है, मतलब स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तीनों रिलेशन स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। अगर तीनों संबंध है तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। तुल्यता संबंध समझ में आ गया। इस तरह इसमें कहाँ से कहाँ तक सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है इसी 3 रिलेशन से। एक रिलेशन आपको दे दिया जाएगा इस तरह से, और आपको पूछा जाएगा कि क्या ये स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, या इनमें से कोई नहीं, या तुल्यता संबंध, मतलब जब तीनों लागू हो जाएगा तुल्यता कहलाएगा। तो ये इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। संबंध में आपको संबंध में साबित करना होता है कि ये 1 1 है या फिर 1 1 नहीं है, 1 1 है या मैनी 1 है, आच्छादक है या नहीं है, वो सभी बातें। तो हम लोग रिलेशन से फंक्शन जब सीखे तो फंक्शन में एक टर्म सीखे, जैसे ये सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे f(x) दिया हुआ था 2x, और इसको सिद्ध करना था ये n to n है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में रिलेशन दर्शा रहा है, और इसको साबित करना है कि ये क्या है, एकैकी फलन है, एकैक है, और परंतु आच्छादक नहीं है, आच्छादक
आच्छादक नहीं, एक ही सिद्ध करना है। तो कोई भी रिलेशन हो, आपको सिंपल सी बात करना है, इसमें कोई भी फंक्शन इस तरह से दिया जाए उसको दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात करना है कि कोई भी रिलेशन अगर फंक्शन है तो ये नियम हमेशा लागू होता है कि fx1 जो होता है वो fx2 के बराबर होता है। ऑलवेज fx1 fx2 के बराबर होता है। तो फंक्शन के हिसाब से यहाँ अगर देखा जाए, अगर ये मेरे लिए फंक्शन है fx का वैल्यू, तो ये x1 जब रखेंगे तो x1 कहलाएगा, 2x1 बराबर क्या कहलाएगा, 2x2। बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी सवाल है। आपको समझ में आ रहा है कि दोनों आपस में बराबर है तो 2 से 2 कट रहा है, सामने आमने सामने कट गया। तो ऐसे कंडीशन में x1 और x2 क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। इस रूल से हमेशा ऑलवेज इसी रूल का फॉलो करना है, इसी रूल से निकालना है। ऑलवेज हमेशा क्या करना है कि कोई भी फंक्शन है तो वो उसके लिए फंक्शन के लिए हम जानते हैं कि fx1 और fx2 बराबर होता ही है। अगर इस कंडीशन से कट कुट करके किसी तरह से आप ये साबित कर पाएं कि x1 और x2 आपस में बराबर है, x1 x2 आपस में बराबर है, तो ये फलन एकेकी कहलाता है। लेकिन अगर ये x1 x2 आपस में बराबर नहीं होता तो ये एकेकी नहीं कहलाता। तो हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि ये फलन क्या है, दोनों x1 लिखेंगे रीजन, चूंकि x1 और x2 क्या है, आपस में बराबर है, तो आप कह सकते हैं अतः फलन fx जो दिया हुआ था, fx क्या है, एकेकी है, एक फलन है। अब बात रहा आच्छादक का कि आच्छादक है कि नहीं है। तो हम जान रहे हैं कि अगर रिलेशन 2x के हिसाब से है तो x में n में नेचुरल नंबर का थोड़ा सा बात किया जाए। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है। नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि 1 से शुरू होकर के प्लस इन्फिनिटी तक ये सभी संख्याएं होती है, 1 से लेकर के। आप इसके बीच में 1/2 नहीं बोल सकते हैं, 3/4 नहीं बोल सकते, जो भी होगा वो एडजेक्ट संख्या पूर्ण वर्ग, जिसको मतलब पूर्ण कहते हैं, पूर्णांक संख्या, वो होता है। ये नहीं होगा इसमें। तो यानी 1 से लेकर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। और इस फंक्शन को देख करके हमको समझ में आ रहा है कि x का कोई भी वैल्यू रखा जाए, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, जो भी रखेंगे, 2 से गुना होने के बाद वो एक इवन नंबर कहलाएगा, यानी सम संख्या। और जब भी आप ये जानते हैं कि सम संख्या होगा है तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी में विषम संख्याएं भी बहुत सारी आती है, नेचुरल नंबर में विषम संख्याएं भी होती है। यानी हम ये जान रहे हैं इसके बीच में 3 भी रहा होगा, 11 भी है, 17 भी है, लेकिन ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको 2 से गुना करने पर 17 लाया जा सके, नहीं है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको गुना करने पर 11 ला सके, 2 से गुना करने पर। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको 2 से गुना करने पर 3 लाया जा सके नेचुरल नंबर के अंदर। आप ये भी कह सकते थे कि हम यहाँ पे 17/2 को अगर 2 से गुना कर देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो 17 आ जाएगा, लेकिन ये एक प्राकृत संख्या नहीं है।